Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of February 2026. तो गाइज आज है तारीख 7 फरवरी 2026 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बगरम एयरबेस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आज हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम की हैं एग्जामिनेशन के लिए, कुछ एडिटोरियल हैं जो काम के हैं, और आज का पेज नंबर 1 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे आप देख पाओगे तो आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में ये वाली खबर मिल जाएगी। इस खबर को हम सभी लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी और जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के थ्रू लिंक करेंगे। इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हिट 38 मंथ लो। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि पिछले कुछ समय पर रशिया से भारत ढेर सारा ऑयल परचेज कर रहा है, और ऑयल परचेज करते करते हमने हर एक लिमिट को क्रॉस कर दिया था, क्योंकि रशिया हमको डिस्काउंट में ऑयल दे रहा था। तो हमने ढेर सारा ऑयल परचेज किया और एकदम से भारत और रशिया का जो ट्रेड है वो बढ़ चुका था। लेकिन दोस्तों अब एक झटका सा हमको ये देखने को मिला है कि पिछले 38 मंथ का एक साथ डेटा निकालते हैं तो लास्ट ईयर यानी 2025 में दिसंबर के महीने में जो ऑयल इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम रशिया, ये अपने आप में लोवेस्ट लेवल पर जा चुका है। ये आपके सामने एक ग्राफ शेयर किया गया है कि भारत का जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का, ये धीरे धीरे करके अपने स्पाइक पर गया, फिर उसके बाद में अभी 2025 में यानी जो हमारा पिछला साल निकला है और आखिरी महीना दिसंबर में आप देख पाओगे ये अपने एकदम लोएस्ट लेवल पर आ चुका है। यानी अब हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो क्या यहाँ पर यूएसए का कोई प्रेशर है, यूएसए के प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ा है, ज़रा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर यूएसए का प्रेशर है तो ये किस प्रकार से इंडिया ने रिएक्ट किया है, और अगर यूएसए का प्रेशर नहीं है तो इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, आइए वो एक एक करके मैं आपको सारी बातें समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा कच्चे तेल के बारे में, क्रूड ऑयल के बारे में, ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में, वेस्ट टेक्सास के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा बैरल्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत कुछ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल क्या कहता है कि भारत जो कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम रशिया, ये पिछले 38 महीनों में अपने लोवेस्ट लेवल पर जा चुका है दिसंबर 2025 में। तो यही फैक्ट हमारी हेडलाइन के तौर पर देखने को मिला। यानी रशिया से लगभग नवंबर 2025 तक भी देखेंगे तो हम लोग 34% के हिसाब से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे थे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, और उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हम पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, वो आप सभी को पता है। रिफाइनरीज में रिलायंस रिफाइनरी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो कच्चे तेल को रिफाइन करके एक प्योर फॉर्म का पेट्रोल वगैरह बनाती हैं। तो नवंबर तक 34% के आसपास रशिया से तेल परचेज किया जा रहा था, लेकिन दिसंबर में दोस्तों अचानक से एक बड़ी गिरावट आई और दिसंबर में ये 25% के आसपास पहुंच गया, एक महीने के अंदर अंदर। तो रशियन ऑयल इंपोर्ट की जो वैल्यू है दिसंबर 2025 में यह है $2.7 बिलियन। ये पिछले 3 सालों में अभी तक का सबसे लोएस्ट लेवल है दिसंबर 2025 का, याद रखिएगा। तो सर हम पिछले 3 सालों की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में रशिया यूक्रेन के बीच में आपने देखा एक वॉर छिड़ा, और वॉर छिड़ने की वजह से यूक्रेन की जो साइड ली थी वेस्टर्न कंट्रीज ने, उन सब ने मिलकर रशिया के ऊपर में प्रेशर बनाया, रशिया के ऊपर में ढेर सारे सैंक्शंस को लगाए। अब रशिया को मनी की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो रशिया ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, चलो ठीक है हमारे ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, तमाम बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो रशिया ने अपना जो ऑयल है क्रूड ऑयल ये डिस्काउंट में बेचना शुरू कर दिया। और उस समय पर भारत को डिस्काउंट में कच्चा तेल मिल रहा था, तो इंडिया ने बहुत सारा कच्चा तेल डिस्काउंट में भर भर के खरीदा, समझे। लेकिन अब सिचुएशन क्या आ चुकी है, धीरे धीरे करके सिचुएशन इंप्रूव हो चुकी है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर में सिचुएशन पहले से बेहतर हो चुकी है, क्योंकि अब यूक्रेन को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा है जैसे पहले मिल पा रहा था। तो अभी दोस्तों क्या है, जो रशिया हमको डिस्काउंट में तेल बेच रहा था वो डिस्काउंट अब इसने कम करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया भी यही चीज़ देख रहा है कि भाई रशिया ने अब डिस्काउंट कम कर दिया है, तो रशिया से हमने ऑयल परचेज करना कम कर दिया।
हमने दूसरे कंट्रीज़ को भी यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी प्रेफर किया है और दूसरे कंट्रीज़ को भी आइडेंटिफाई किया है। तो पहले मैं आपको बता दूं, भारत 14 कंट्रीज से तेल को परचेज करता था। अभी हमने अपनी लिस्ट को बढ़ा दिया है। अब हम लोग दोस्तों लगभग 19 कंट्रीज, कितने 19 कंट्रीज से कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि ऐसा भी ना हो जाए कि रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा हो जाए, निर्भरता बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ जाए। तो हमें इसमें सुधार करना होगा। तो हमने मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के ऊपर में ध्यान दिया है। दैट इज वाई आप देख पाओगे अभी के समय पर जो ये बात हो रही है कि रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो यहां पे कम हो गया है। रीजन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इंडिया अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। लेकिन यह सब डेटा किस समय पर आता है? यह उस समय पर आता है जब रशिया से हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप देख पाओगे हमने एक चीज़ नोटिस ये भी की है कि भले ही रशिया की साइड से तेल खरीदना कम किया हो भारत ने, लेकिन अमेरिका से तेल खरीदना बढ़ा दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे इसमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है जहाँ पे हम यूएसए से ज़्यादा तेल परचेज कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया अब 19 कंट्रीज से तेल को परचेज कर रहा है। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है कि कितने कंट्रीज से भारत आज क्रूड ऑयल को सोर्स करता है। तो 19 देशों से हम लोग क्रूड ऑयल को परचेज करते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडिया इंपोर्ट सो मच रशियन ऑयल अर्लियर? पहले हम इतना सारा रशिया से तेल क्यों परचेज कर रहे थे? क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया हमको डिस्काउंट दे रहा था, तो हमें तेल सस्ता मिल पा रहा था। और रशिया ज़्यादा दूर है भी नहीं, तो पास से तेल आ रहा था, ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, एनर्जी सिक्योरिटी में एक बड़ा हेल्प मिल रहा था। तो इस वजह से हम रशिया से तेल परचेज कर रहे थे लगातार। तो कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं था, लेकिन हमारा मार्केट में कोई बदलाव आया तो उसके हिसाब से हमने रिएक्ट किया। थोड़ा फ़ायदा मिला तो हमने बहुत सारा कह सकते हैं फ़ायदा कमाया। तो ये एग्जैक्टली बात यहां पर बोली जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि जो रशियन ऑयल है, अब दोस्तों इसका इंपोर्ट क्यों गिर रहा है? क्योंकि रशिया कह रहा है कि भाई अभी डिस्काउंट में जो दे दिया ठीक है, अब डिस्काउंट हम धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। तो डिस्काउंट कम करना शुरू कर दिया है। जो कॉस्ट एडवांटेज हमको पहले मिल पा रहा था, अब वो कॉस्ट एडवांटेज नहीं मिल पा रहा, वो फायदा भारत को नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ भारत ये भी कह रहा है कि भाई हमारी निर्भरता रशिया पे ज़्यादा भी हो गई थी तेल को लेकर। किसी एक कंट्री के ऊपर में निर्भरता अपनी दिखाना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। ठीक है, कल कुछ ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, रशिया के ऊपर में और सैंक्शन लग जाए और हम केवल रशिया के ऊपर में निर्भर हैं, तो इससे ढेर सारी समस्याएं शुरू होंगी। भारत के अंदर में तेल आना थोड़ा सा रुक जाएगा, उससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन की समस्या होगी, समझ रहे हैं? तो ऐसी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो भारत सोच रहा है कि भाई हमें अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना आए। इसी के लिए हम लोग अपना मार्केट को डाइवर्सिफाई करने के ऊपर में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ओवर डिपेंडेंस है किसी भी सिंगल सप्लायर के ऊपर में, वो ओवर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। और इंडिया जो अपने जियोपॉलिटिक्स के अंदर में रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए जाना जाता है, उस चीज़ को हम स्टेबलाइज कर भी पाएंगे। क्योंकि अभी यूएसए से तेल आ रहा है, रशिया से आ रहा है, वेस्ट एशिया से आ रहा है, और कुछ और अदर रीजन्स भी भारत ने आइडेंटिफाई करे हैं। तो टोटल 19 कंट्रीज हैं जिससे भारत अपना कच्चा तेल परचेज कर रहा है इस समय पर। ठीक है, तो रशिया से तेल खरीदना कम किया, लेकिन यूएसए से तेल इंपोर्ट बढ़ चुका है 2025 में। यही 2025 दिसंबर की बात कर रहे हैं। एक तरफ रशिया से तेल इंपोर्ट कम हुआ है, दूसरी तरफ इसी महीने में अमेरिका से तेल हम लोगों ने ज़्यादा खरीदना शुरू किया है। 1.1 मिलियन टन इंपोर्ट किया गया है फ्रॉम द यूएस। और ये अपने आप में दिसंबर 2024 से जब कंपेयर करोगे तो ये 58% हायर है। जबकि अमेरिका का तेल, ये कच्चा तेल हमको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि वो तेल आ रहा है यूएसए से। इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना, पहली बात तो उसकी कॉस्ट, शिपिंग की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, दूसरे चार्जेस जो गल्फ वगैरह के थ्रू, स्ट्रेट वगैरह के थ्रू शिप पास होते हैं, उसके चार्जेस, तो बहुत सारा खर्चा आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर यूएसए से तेल बढ़ा है, रशिया से तेल का खर्चा, यानी रशिया से तेल हमने कम खरीदा है, अमेरिका से ज़्यादा खरीदा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भले ही यहाँ पर एक डाइवर्सिफिकेशन को दिखाया जा रहा है, इंडिया कह रहा है कि हम अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूएसए से फिर तेल इंपोर्ट क्यों बढ़ा? तो दोस्तों यहाँ पर जो पुराने यूएस प्रेसिडेंट थे, पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, फिर जो बाइडन आए, अब फिर से यहाँ पर दोस्तों यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ये समस्याएं बहुत पहले से चलती आ रही हैं तेल को लेकर, क्योंकि मैं आपको बता दूं ईरान के साथ में भी यही हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले अपनी सरकार बनाए थे अमेरिका के अंदर में, तो इंडिया को रोक लगाने के लिए बोला था कि इंडिया ईरान से तेल परचेज ना करे। उस समय पर भी ऐसा हुआ था। धीरे धीरे करके भारत ने ईरान से तेल परचेज करना कम कर दिया था, और आज हम ईरान से 0% तेल परचेज कर रहे हैं। अभी आगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चाबार पोर्ट भी न्यूज़ में है। तो आप देख पाओगे वैसे ही सिचुएशन फिर से आ रहा है। तो अभी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप सामने क्लेम करा था कि भारत रशिया से तेल परचेज करना बंद कर देगा आने वाले समय पर।
ठीक है, ट्रेड डील हो रही है, व्यापार की एक हम लोग बहुत बड़ी डील कर रहे हैं, इंडिया ये काम करेगा। हालांकि इंडिया ने क्या कुछ कंफर्म किया नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था, इंडिया ने अमेरिका के इस बात को कहीं पर भी किसी प्रकार से कंफर्म नहीं किया है, ना ही मना किया है, मना भी नहीं किया है, ना ही कंफर्म किया है। तो अभी कुछ इंडिया की साइड से कंफर्मेशन नहीं है कि ये वाकई में हम रशिया से तेल परचेज करेंगे या आगे बिल्कुल बंद कर देंगे। अभी जब ये इंपोर्ट कम हो गया है तो इंडिकेशन ये दे रहा है कि हाँ बिल्कुल कम किया जाएगा। अभी जनवरी का डेटा जब आएगा तो उसके बाद पता चलेगा क्या जनवरी में हमने रशियन ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया है या कम किया है। समझे? आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो दिसंबर 2025 का डेटा कहता है कि भारत ऑयल को लगभग 19 कंट्रीज से परचेज करेगा। ठीक है, 10 कंट्रीज़ को इसमें फ़ायदा होने वाला है, 9 कंट्रीज़ को थोड़ा बहुत, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मतलब 9 कंट्रीज़ ऐसी होंगी जिससे कम परचेज़ करेंगे, 10 कंट्रीज़ ऐसी होंगी जिससे ज़्यादा परचेज़ करेंगे। तो टोटल 19 कंट्रीज़ होंगी जिससे इंडिया अपने क्रूड ऑयल को सोर्स करेगा। ठीक है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है, मैंने बताया, मार्केट को डाइवर्सिफिकेशन करना, साथ ही साथ में दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में एक अलाइनमेंट के ऊपर में काम करना। अलाइनमेंट मतलब भारत चाहता है रशिया के साथ भी रिलेशंस को बैलेंस करें, अमेरिका के साथ भी रिलेशंस को बैलेंस करें, एंड वेस्ट एशिया के साथ में भी रिलेशंस को बैलेंस करें। ये हमारा अल्टीमेट पर्पस है। तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा, इसमें बस खाली इकलौती लाइन है जो याद रखने के लिए, वो यही है, 19 कंट्रीज़ के थ्रू हम लोग अभी सोर्स कर रहे हैं अपने क्रूड ऑयल को। अब कुछ भी बातें आपने रिवाइज करनी है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं थ्रू दीज रिविजन पॉइंटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ में आपको बना कर दिए जाते हैं। तो जो बातें आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल में है ना, जो हमने अभी पढ़ा कि हाँ ट्रंप साहब क्या क्लेम कर रहे थे, इंडिया ने कितना दिसंबर 2025 में और अभी कितना यहाँ पर इंपोर्ट किया है, अमेरिका से कितना इंपोर्ट हो रहा है, अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ा है, सब कुछ मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे दिया है। आई होप आपको यहाँ पर बेटर तरीके से ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। लेकिन अभी आर्टिकल की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आपको समझना होगा कच्चे तेल के इंपोर्ट को लेकर कुछ स्टेटस। तो दुनिया भर में अगर आप देखोगे, इंडिया की प्रॉब्लम यही है कि आज जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है या बहुत सारा इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, उसमें कच्चा तेल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है। आज इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ से ज़्यादा हम लोग अपने देश में प्रेजेंट हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, प्रॉब्लम वाली बात क्या है, हम सभी लोग, आज भारत 88% से ज़्यादा निर्भर है कच्चे तेल को लेकर दूसरे देशों पे। 88% से ज़्यादा। 2024 में हम 87% के हिसाब से डिपेंडेंट थे। तो कहने का मतलब अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ ले क्या केवल इंडिया 85% डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज़ पे इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, तो आप कहोगे नहीं, 85% से ज़्यादा है। 88% तक आज हमारी निर्भरता दूसरे कंट्रीज़ पे बनी है। इंपोर्ट करते हैं हम इतना सारा तेल और अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। समझे? तो इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है इंपोर्ट के मामले में? थर्ड। हम तीसरे नंबर पर हैं जो सबसे ज़्यादा तेल को इंपोर्ट करते हैं। और मेजोरिटी ऑफ तेल कहाँ से आ रहा है? इराक से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, एंड यूएई से भी आ रहा है। अभी रशिया से धीरे धीरे कम हो रहा है और यूएसए धीरे धीरे करके इस रैंक में ऊपर आ रहा है, जिससे हम ज़्यादा तेल परचेज कर रहे हैं। 2024 में टॉप ऑयल प्रोड्यूसर कौन रहे हैं? यानी 2024 में वो देश जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया है, तो उसमें यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, कनाडा है, एंड चाइना है। टॉप ऑयल कंज्यूमर्स कौन कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा तेल को कंज्यूम किया है अपने देश में? तो अगेन यहाँ पर यूएसए है, चाइना है और थर्ड नंबर पर इंडिया है। इस बात को याद रखिएगा, ये सारी की सारी रैंकिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टिकल भी आज से कुछ महीनों पहले जून 2025 में छपा था हमारे न्यूज़पेपर में, मैंने पढ़ाया है। मैं आजकल क्या कर रहा हूँ आपको पता ही है, हर एक आर्टिकल में कोशिश कर रहा हूँ पुराने एक साल में जितने भी आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सब आपको लिंक करके समझाता चलूँ, जिससे आपको आर्टिकल का इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो ये भी आर्टिकल हमने समझा, इस न्यूज़पेपर में बोला गया था इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, जहां पर हम लोग 88% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने के ऊपर मतलब निर्भर हैं, दूसरे कंट्रीज से हम लोग इतना तेल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बीच में रशिया से ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था, उस आर्टिकल में ये बोला गया, और अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भैया रशिया से हम धीरे धीरे करके कम तेल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ इस प्रकार से बन सकता है, आंसर ऊपर आ ही गया है, तो फटाफट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि इंडिया के एनर्जी प्रोफाइल के रेफरेंस में आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कच्चे तेल का दुनिया भर में। तो आप कहोगे गलत है भाई, सेकेंड नहीं थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं हम। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया है जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ये डिपेंडेंस 85% को क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल, आज हम 88% के हिसाब से डिपेंडेंट हैं। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, बट फर्स्ट वाला रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि रशिया एक इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल के मामले में। तो क्या ये रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है? जी, अभी तक तो था, लेकिन अब सिचुएशन बदलने वाली है। तो अगर हम ये क्वेश्चन पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो पहले के हिसाब से सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोग तेल के बारे में, कच्चे तेल के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो ये जो कच्चा तेल होता है जिसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं जिसको लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इंटरेस्टिंग बात पढ़िएगा। ये कच्चे तेल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल और दूसरा होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, यानी एक को ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, दूसरा WTI होता है। ये दो प्रकार हैं कच्चे तेलों के। अब सबसे बड़ी बात, ये ब्रेंट क्रूड कहाँ से आता है? ये आता है नॉर्थ सी से। ऊपर यूरोप की साइड में नॉर्थ सी से ज़्यादातर ये तेल प्रोड्यूस किया जाता है, याद रखिएगा। उस समुद्र से निकाला जाता है, फिर आता है दुनिया भर में इसकी सप्लाई की जाती है। और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है ये ज़्यादातर यहाँ पर आता है USA की ऑयल फील्ड से। टेक्सास नाम की जगह है USA में, लुजियाना है, नॉर्थ डकोटा है, ये कुछ वो पर्टिकुलर जगह है जो लैंडलॉक रीजन है, समुद्र के पास नहीं है, ठीक है, लैंडलॉक रीजन है जहां से इस तेल को निकाला जाता है खनन करके, फिर उसको समुद्र की गहराई तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां पे जहाज़ों में लादने के बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है दुनिया भर की कंट्रीज़ में। तो वो WTI है, समझे? तो ब्रेंट क्रूड और WTI के बीच में क्या फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। ब्रेंट क्रूड आपको नॉर्थ सी में मिल रहा है, WTI अमेरिका की ऑयल फील्ड्स में मिलता है। इन दोनों में और क्या डिफरेंस आता है सर? और आता है API ग्रेविटी का। API ग्रेविटी मतलब इसकी डेंसिटी, कितना गाढ़ापन है। तो जैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल है, इसका API ग्रेविटी थोड़ा सा कम होता है। API ग्रेविटी थोड़ा सा कम है मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हैवियर होता है देन WTI। WTI से थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है, गाढ़ा होता है। इसका API आप देख पाओगे, जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है इसका API थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी ये थोड़ा सा लाइटर है, थोड़ा सा तेल हल्का देखने को मिलता है, लाइटर क्रूड ऑयल है। अब बात आती है API के अलावा सल्फर कंटेंट की, क्योंकि इन कच्चे तेल में सल्फर होता है, जलाते हैं तो सल्फर रिलीज होता है। तो दोस्तों यहां पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है इसमें 0.37% के हिसाब से सल्फर होता है, जो WTI से कम है, ठीक है। WTI से कैसे कम है? स्वीटनेस में, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, 0.37% के हिसाब से सल्फर है, ठीक है। ये गाढ़ा ज़्यादा है तो ये स्वीट थोड़ा सा कम होता है, WTI थोड़ा ज़्यादा स्वीटर होता है। तो WTI में सल्फर कंटेंट आप देख पाओगे क्या है, WTI में सल्फर कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जो ये WTI है इसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, और इसमें जो ब्रेंट क्रूड है इसमें सल्फर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना? 0.37%। लेकिन इस वाले में WTI में कितना है? 0.2%। ये थोड़ा सा स्वीटर होता है। क्वालिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो ब्रेंट क्रूड है लाइट है, स्वीट है, बट यहाँ पर WTI से थोड़ा सा मतलब इन सब चीज़ों में कम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मतलब कि लाइटनेस और स्वीटनेस में ये कम है। बाकी आप देख पाओगे दूसरा वाला जो क्वालिटी है ये लाइटर और स्वीटर माना जाता है ब्रेंट क्रूड से, यानी WTI जब हम लोग बात करते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की, तो ध्यान में रखिएगा उसका वो लाइटर भी है, स्वीटर भी है, ब्रेंट क्रूड ऑयल से ज़्यादा हल्का है, ज़्यादा स्वीटर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये सब यहाँ पर इसके जो रेट वगैरह है वो कौन डिसाइड करता है? आप देख पाओगे ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से ब्रेंट क्रूड रेट डिसाइड किया जाता है। बाकी जो WTI है उसका US बेंच मार्क के हिसाब से, यानी कि अमेरिका जो है वो उसके हिसाब से डिसाइड करता है, ठीक है। अब इंडिया कौन सा परचेज करता है? इंडिया देखो ज़्यादातर यही वाला परचेज करता है जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ भी प्रोड्यूस करती हैं, यानी OPEC कंट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो भारत सबसे ज़्यादा, भारत के लिए जो रेलिवेंट है ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ध्यान में रखिएगा। WTI USA में बहुत दूर से आता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ये भी बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। जब भी आप यहाँ पर इस तरीके से क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल की गिनती किस में की जाती है? बैरल्स में। आप देखते होंगे कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं आप कैसे मापते हैं? बैरल के कंपैरिजन में, कि भाई एक बैरल का रुपया कितना गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बैरल में कितना होता है। एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। कितना? एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल होता है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। ये देखिए UPSC का साल 2011 का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, दुनिया भर में जो ऑयल प्राइसेस हैं इसमें बात हो रही है ब्रेंट क्रूड की। ब्रेंट क्रूड कई बार न्यूज़ में रहता है, बताओ इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, ब्रेंट क्रूड जो है ये मेजर क्लासिफिकेशन है क्रूड ऑयल का, यानी कच्चे तेल की कैटेगरी में आता है ये। दूसरा, ये नॉर्थ सी से आता है। तीसरा, इसमें सल्फर नहीं होता है। तो आप कहोगे पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। भाई सल्फर नहीं होता, सल्फर तो ज़्यादा है, सल्फर इसमें है बहुत सारा, ठीक है। सल्फर होता है, अभी हमने पढ़ा। तो 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये 2011 का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख पाओगे ऐसे ही 2008 में प्रश्न पूछ लेता है कि हाउ मच इज 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। और मैंने आपको बताया कि अभी जो एक बैरल होता है ये कितने बराबर होता है? 159 लीटर्स के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं।
लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, अगला आर्टिकल बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उससे पहले आप सोच रहे होंगे सर ये जो पीडीएफ आप वीडियो में चल रही है सामने, ये पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगी, और पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों ये जो भी पीडीएफ आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाई जाती है, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये पीडीएफ आपको मिलेंगी केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का एक छोटा सा फी पेमेंट है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फी पेमेंट जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपना आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए बाकी मैंने आपको बता दिया है पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर कमेंट करते हैं सर ये पीडीएफ एग्जैक्टली कहाँ पर अवेलेबल है। तो वो पेड ग्रुप में आपको मिलता है। और याद रखिएगा आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप ग्रुप में ऐड होंगे आपको नए पीडीएफ के साथ साथ पुराने वाले सभी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जनवरी 2025 से पीडीएफ चाहते होंगे तो जनवरी 2025 से यानी पिछले साल के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। 2026 से चाहते होंगे 2026 से भी मिल जाएंगे। सारे पीडीएफ्स डे टू डे अपलोडेड हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर में। ठीक है, इसलिए आपका अमाउंट हाथों हाथ रिकवर हो जाएगा। बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये देखिए, ये भी हमारे आज न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज यानी पेज नंबर 1 पे छपा हुआ है आर्टिकल कहता है $120 मिलियन प्लेज टू चाबहार पोर्ट फुली पेड बाय द गवर्नमेंट। भारत सरकार कहती है, देखो चाबहार पोर्ट कहाँ पर है, आज ईरान में। पहले मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी बढ़िया तरीके से आए। ये हमारा एक शानदार सा मैप आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारा भारत, इधर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, इसका पड़ोसी देश आप देख पाओगे अफगानिस्तान हमारा भी पड़ोसी देश है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या अफगानिस्तान भारत के साथ बाउंड्री को शेयर करता है या नहीं करता? अगर करता है तो कितने किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, ज़रा बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी, जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, यहीं पर आप देख पाओगे एक कंट्री है ईरान। ठीक है, अब यहां पर आप देख पाओगे ये जो पोर्ट है ये बंदरगाह है चाबहार पोर्ट। और इसी चाबहार पोर्ट को किसने डेवलप किया है? ये इंडिया ने डेवलप किया है। इंडिया ने इस चाबहार पोर्ट पे पैसा लगाया है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इस चाबहार पोर्ट को अच्छी तरीके से डेवलप किया जाए, ताकि ऊपर कंट्रीज जो हैं तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये जितने भी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज जो हैं, पांचों देश, इनके साथ में हम जुड़ सकें। क्योंकि ये हिस्सा आप देख पाओगे तो ये हिस्सा तो भाई पीओके वाला है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। भले ही यहाँ पर यह हिस्सा भारत का है, लेकिन आज पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से इस पूरे रीजन को ऑक्यूपाई कर रखा है, कब्जा रखा है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अगर हमें ऊपर की साइड में व्यापार बढ़ाना है तो हम इस रास्ते से तो आज जा नहीं पा रहे हैं। तो हमने चाबहार पोर्ट का एक अच्छा ऑप्शन खोजा कि भाई ये है हमारे पास में चाबहार पोर्ट। अगर हमें कोई सामान भेजना होगा, ट्रेड करना होगा, तो हम अपने मुंबई के बंदरगाह से उस सामान को भेजेंगे पहले चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट से एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो अफगानिस्तान में जाएगी, और अफगानिस्तान से सीधा ऊपर सेंट्रल एशिया के साथ में हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ऊपर रशिया के साथ में जुड़ जाएंगे। यानी चाबहार पोर्ट को बनाने का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है पाकिस्तान को बाईपास करना, कि भाई पाकिस्तान तेरी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हमारा मेन टारगेट है कि भले कोई भी रिलेशन जैसे ख़राब चल रहे हैं आज के समय पर, ख़राब बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है, हम चाबहार पोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। तो ये बाईपास करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो भारत ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया। लेकिन समस्या यह है कि भाई जिस ईरान में हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, उसी ईरान के रिलेशंस अमेरिका के साथ में पूरी तरह से ख़राब हैं। यूएसए यही कोशिश कर रहा है कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ में किसी प्रकार से कोई व्यापार ना करे, इंडिया भी व्यापार ना करे ईरान के साथ। और ये प्रेशर बहुत पहले से, आज से 5 साल पहले से इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है, इंडिया पे भी ये प्रेशर बनाए गए हैं। तो अभी सिचुएशन एग्जैक्टली ये आ चुकी है कि इंडिया ने, जो इंडिया पहले ईरान से कुछ तेल परचेज करता था, कच्चा तेल खरीदता था, आज वही कच्चा तेल धीरे धीरे कम कर करके हमने 0% कर दिया है। हम बिल्कुल भी ईरान से कोई भी कच्चा तेल परचेज नहीं करते, समझ रहे हैं? तो अभी क्या है, इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, हमने करोड़ों रुपया लगा दिया है चाबहार पोर्ट के ऊपर में। अब यूएसए कहता है कि भाई देखो, इंडिया को यह पैसा नहीं लगाना चाहिए था, सैंक्शंस लग जाएंगे भारत के ऊपर में, क्योंकि इससे क्या होगा, ईरान को बहुत सारा पैसा मिलेगा, ईरान की कमाई होगी अगर इंडिया यहाँ पे चाबहार पोर्ट बना लेगा तो। इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों वो उठनी शुरू हुई।
और जब इंडिया ने जब बातचीत की, क्योंकि ट्रंप साहब जब शुरू में प्रेसिडेंट बने इस बार तो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे, तो इंडिया ने बातचीत की अमेरिका के साथ में कि थोड़े समय के लिए छूट दे दो, वेवर दे दो कि भाई हमारे ऊपर कोई सैंक्शन मत लगाना, ये चाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चाबार पोर्ट की सहायता लेके हम अफगानिस्तान में हेल्प कर रहे हैं। अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब है, ठीक है, तो वहां पर एड प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाना, ये इसी रास्ते के जरिए जाएगा। भारत ने इस बात को रखा, अमेरिका मान गया। अमेरिका कहने लगा कि ठीक है भाई, हम आपको सैंक्शन में छूट दे रहे हैं, लेकिन ये छूट कब तक देंगे? अप्रैल 2026 तक देंगे। अप्रैल 2026 के बाद में भारत के ऊपर में सैंक्शन लगेंगे, ऐसा यहां पर यूएसए कहने लगा। अब दोस्तों समय आने वाला है, 2026 शुरू हो चुका है, एक महीना खत्म हो गया है, दूसरे महीने के भी 7 दिन 10 दिन निकलने वाले हैं, और अप्रैल के महीने में 2026 में ये छूट खत्म हो जाएगी। यानी भारत को फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अमेरिका के साथ में किसी ना प्रकार से डिस्कशन करना होगा, बातचीत करनी होगी, ताकि इस छूट को बढ़ाया जा सके। और ये करना ही होगा, छूट बढ़वानी ही होगी। रीजन ये है क्योंकि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं चाबार पोर्ट में दोस्तों, ये $120 मिलियन का हमने टारगेट बनाया था कि इतना रुपया खर्च करेंगे, और ये सारा का सारा पैसा हम लोगों ने इस चाबार पोर्ट के डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया है। इवन अभी एक्सपायरी डेट आई भी नहीं है, अभी हमें ये नहीं पता कि वैसे आगे सैंक्शन हटाएगा नहीं हटाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट था हमारा कि हम इतना पैसा इसमें लगाने वाले हैं, यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं, वो पैसा हमने लगा दिया है, वो फुलफिल हो गया है। अब सैंक्शन का पता नहीं, जो भी होगा सिचुएशन वो आगे हमें पता चलने वाली है। तो चाबार पोर्ट भारत को मैटर क्यों करता है, मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि ये कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता रूट है जो अफगानिस्तान तक जाएगा और पाकिस्तान को बाईपास कर देगा, और अफगानिस्तान से सीधा हम सेंट्रल एशिया के साथ में जुड़ जाएंगे इसी पर्टिकुलर चाबार पोर्ट के जरिए। अब आता है यहां पर एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये चाबार पोर्ट में एक खास बात और है दोस्तों। पाकिस्तान के पास भी एक पोर्ट है, यहां पर दिख रहा होगा ग्वादर पोर्ट, लेकिन ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का नहीं है। ग्वादर पोर्ट तो भाई 40 साल के लिए पाकिस्तान ने चाइना को लीज पर दे दिया, रेंट पर दे दिया कि चाइना डेवलप करेगा। तो चाइना ने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया, इससे क्या हुआ, चाइना अरेबियन सी में धीरे धीरे करके अपने पैर पसार रहा है, और इसी ग्वादर पोर्ट के जरिए यहां पर आप देख पाओगे तो एक कॉरिडोर निकाला गया है जिसको बोलते हैं सीपैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, लेकिन ये भारत इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान ने हमारी टेरिटरी यहां पर दे रखी है चाइना को कि भाई चाइना अपने में से कॉरिडोर निकाले। तो यहां पे जो भी चीज़ें चाइना कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, इस पर निगरानी बनानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो भले यहाँ से निगरानी ना बना पाए, तो हमने ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया, जस्ट बिल्कुल बगल में जहाँ पे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना सोच रहा है हम अरेबियन सी में उतर जाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, भारत की जासूसी करेंगे, तो इंडिया आके बैठ गया है यहाँ पर चाबार पोर्ट पे। हम भी निगरानी बना के रखेंगे कि चाइना क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो ये भी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान को बाईपास करना प्राइमरी रीजन है, सेकेंडरी रीजन आप कह सकते हैं ये जियोपॉलिटिकल तौर पे ग्वादर पोर्ट को लेकर ये सेकंड वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये भी एक कारण है। फिर उसके अलावा भारत आज इसी चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, अनाज देता है, कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें पाकिस्तान में प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो इस चाबार पोर्ट के जरिए जाता है। और आप देख पाओगे इंडिया ने ऑलरेडी $120 मिलियन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर दिया है इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। $120 मिलियन का कंट्रीब्यूशन कि भाई यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और याद रखिएगा ये कोई लोन नहीं है कि हाँ हम ईरान को लोन दे रहे हैं, ये प्रोजेक्ट फंडिंग है, हमने फंडिंग की है इस पूरे चाबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर खुद क्लैरिफाई करते हैं कि भाई हम बहुत खुश हैं, हमने इस तरीके का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है। प्रॉब्लम वही अमेरिका वाली है कि भाई जो छूट है वो अप्रैल 2026 तक दी है यूएसए ने, देखेंगे कुछ और छूट आगे मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। अगर ये छूट नहीं मिली, मान लो ये सैंक्शन विड्रॉ नहीं करे यूएसए ने, तो इंडिया के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन इंडिया इतना सारा इन्वेस्टमेंट किसी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही करा होगा, तो पॉसिबिलिटी है कोई हमारे पास दूसरा रास्ता होगा जिस तरीके से हमको ये छूट मिल सके, क्योंकि हम पहले से ही करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर ऐसी स्थिति में नहीं है कि यूएसए के कहने पे चाबार पोर्ट को त्याग दें, कभी नहीं हो सकता ऐसा, समझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि अब हमारी मजबूरी है कि इस एरिया को डेवलप करना। इस एरिया को जब हमने इस पे रेंट पे लिया है, और आपको पता होगा चाबार पोर्ट से 10 साल का हमने अग्रीमेंट किया ईरान से कि भाई चाबार पोर्ट पे हम डेवलपमेंट करेंगे, हमारी ओनरशिप रहेगी। 10 ईयर्स का एग्रीमेंट कर रखा है। ये MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 10 साल के लिए की थी मई 2024 में। अब यहीं पर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, बट अप्रैल 2026 का वेट करना है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन बनकर आती है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है।
चाबार पोर्ट के बारे में आपको समझा चुका हूं। भारत ऑलरेडी यहां पर 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का टारगेट बना चुका है। 10 साल के लिए चाबार पोर्ट हमने रेंट पर ले लिया है 2024 में ही ईरान से। यह आपको पता होगा। चाबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस हम लोग समझ ही चुके हैं। क्या समझे हो चाबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस? यह है आपके सामने यूपीएससी का साल 2017 का क्वेश्चन। देखो यहीं पर इस प्रकार से सवाल पूछ लिया गया। तो एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सवाल क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया? चाबार पोर्ट को डेवलप करने का महत्व क्या है भारत के लिए? तो कौन सा सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आपने देखा कि चाबार पोर्ट को डेवलप करने का मेन पर्पज है कि हमारी निर्भरता पाकिस्तान के ऊपर ना रहे, पाकिस्तान को बाईपास करके हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर ऐसे ही यूपीएससी ने साल 2016 में एक क्वेश्चन पूछा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में कि बताओ भैया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कौन से कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है? चाइना के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपैक कॉरिडोर, जो हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया था, जो हमारी टेरिटरी से निकालने की कोशिश कर रहा है चाइना, ये भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि इस तरीके से प्रश्न जो है बन जाते हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारे लिए इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा काम का। यहाँ पे बात हो रही है भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। ये कैसा टॉपिक है? यहाँ से भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये कल हमारे अखबार में चर्चाओं में था। अब आज इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ में आ चुका है एक्सप्लेनर सेक्शन में। तो हमें ये डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल क्या कहता है कि भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसको नाम दिया गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, TOR। यह है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। ये कह सकते हैं आगे हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। जैसे भारत ने पिछले कुछ समय पर इतने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। हमने क्या डिस्कस किया कि पिछले 6 सालों में इंडिया ने 8 देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। हमारा टारगेट है हम और भी कंट्रीज के साथ में इस प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें जिससे व्यापार को बढ़ाया जा सके और ढेर सारा जो अमाउंट है वो अर्न किया जा सके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके। तो अब हमारा टारगेट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में दोस्तों गल्फ की 6 कंट्रीज आती हैं। अभी इसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी। तो इन 6 कंट्रीज के साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें भविष्य में बहुत जल्दी, जिससे व्यापार के रास्ते खोले जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के ऊपर कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अचानक से नहीं हो सकता। पहले कुछ नेगोशिएशंस होंगी, बातचीत होंगी। तो जो बातचीत होने का तरीका है उसी को बोला गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से पहले का फेस है। याद रखिएगा, पहले का स्टेप है कि अभी बातचीत करेंगे, गहराई से देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं दोनों पर्टिकुलर रीजन्स को। फिर उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से जब सब रेडी हो जाएंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में आप लोगों से टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना है इस आर्टिकल से। पहले तो आपके छोटे छोटे नोट्स हो गए कि इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल दोनों ने मिलकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज कर दिया है और फाइनलाइज करने के साथ साथ इन्होंने फॉर्मली एक निगोसिएशन को लॉन्च कर लिया है, एक बातचीत लॉन्च की है फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि भाई भविष्य में हम एक बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। एक दूसरे के सामान को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स में छूट दी जाएगी जिससे ज़्यादा सामान बिकेगा, सस्ता बिकेगा, ज़्यादा कमाई होगी। यह हमारा एग्जैक्ट टारगेट है ना। लेकिन उसके लिए पहले तैयारी होनी ज़रूरी है और उसी तैयारी को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नाम दिया गया है, याद रखिएगा। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? ये एक शुरुआती स्टेज है दोनों पर्टिकुलर रीजन्स में एक गहराई लाने की। अब सवाल यह है, ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली कंट्रीज़ हैं, ये है कितनी कंट्रीज़? 6 देश हैं, मैंने आपको बताया। इन 6 देशों को अगर हम लोग मैपिंग वाइज देखेंगे दोस्तों तो ये आपके सामने एक छोटा सा मैप है। पहला कंट्री आप इसका देखने को मिल जाएगा सऊदी अरेबिया, दूसरा यहाँ पर आपको नज़र आएगा बहरीन, तीसरा है कुवैत, चौथा है कतर, पांचवा है यहाँ पर आप देख पाओगे UAE, उसके अलावा छठा है ओमान। ये कितनी कंट्रीज़ हो गई? 6 कंट्रीज़। ये 6 कंट्रीज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा हैं। इन 6 कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया गया था। इस काउंसिल को बनाने का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था ताकि इन देशों के बीच में कोऑपरेशन को भारी तरीके से मजबूत किया जा सके। ये सब कंट्रीज यानी 6 के 6 देश आपस में मिलकर इकोनॉमी बेसिस पे, पॉलिटिक बेसिस पे, सिक्योरिटी बेसिस पे मिलकर काम कर सकें, इसलिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाया गया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 6 देशों में से 2 देश ऐसे हैं जिसके साथ में ऑलरेडी सेपरेटली भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। ओमान के साथ में तो अभी कुछ दिनों पहले हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। UAE के साथ में 2022 में साइन कर लिया था।
तो अभी हमारा टारगेट है कि इन दोनों कंट्रीज़ को हमने सेपरेटली तो टारगेट किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। अब हम चाह रहे हैं कि 6 के 6 देशों का पूरे ग्रुप के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जल्द से जल्द, व्यापार को बढ़ा सकें। और उसी की तैयारी है, और तैयारी में पहला कदम क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने आपको बताया, यह है स्कोप ऑफ निगोसिएशंस, बातचीत यहाँ पर होती है, कौन कौन से सेक्टर को कवर करना है, कौन कौन से गुड सर्विस क्या इन्वेस्टमेंट कवर करना है, ये सब इसमें डिस्कस किया जाता है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसका मतलब ये नहीं है कि एफटीए साइन हो गया, ये केवल यहाँ पर एक तरीका है कि भाई बातचीत शुरू हो चुकी है। अब बहुत जल्दी यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, क्योंकि अभी तक इस प्रकार से कोई TOR साइन नहीं हो पा रहा था, यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे बात हम नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों वो अटका पड़ा था। 2006 में हमने बातचीत शुरू की थी, तब से अब 2026 आ चुका है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए। फाइनली समय आ चुका है कि अब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए, एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, जिससे भारत के व्यापार में और बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, समझे। क्योंकि दोनों कंट्रीज आप देख पाओगे, एक तरफ तो 6 कंट्रीज हो गई, एक तरफ भारत हो गया, तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री का काम करती हैं। जैसे इंडिया जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को अनाज दे सकता है, फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस करके उनको प्रोवाइड करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में हम सपोर्ट कर सकते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हमको क्या दे सकता है, भाई इन देशों के पास में बहुत सारा ऑयल और गैस है, तो ये ऑयल और गैस के बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो हम इनसे ऑयल और गैस को परचेज करते हैं, ठीक है। दोनों ही रीजन के बीच के अगर बायलेटरल ट्रेड की बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, तो ऑलरेडी दोस्तों इन दोनों के बीच का बायलेटरल ट्रेड यानी जो व्यापार है वो $179 बिलियन का जा चुका है। लगभग 10 मिलियन इंडियंस आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख 10 मिलियन लगभग 1 करोड़ भारतीय हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज में काम कर रहे हैं, इन 6 देशों में काम कर रहे हैं। और इन 6 देशों में से मैंने आपको बता ही दिया है भाई, 2022 में भारत ने UAE के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, और ओमान के साथ में अभी कुछ दिनों पहले हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब हम सोच रहे हैं एक और बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया जाए, जिसमें हम कोशिश करेंगे किसकी चीज़ को लेकर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर काम करेंगे, ठीक है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या काम करेंगे, भारत को क्या मिलेगा इस एग्रीमेंट से, हमको बहुत ईजियर एक्सेस मिलेगा, इंजीनियर गुड्स का, मशीनरी, केमिकल, आयरन, स्टील, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, मार्केट मिलने वाला है UAE का और भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। उन देशों को हमारे देश का मार्केट मिलेगा, तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वो हमको कह सकते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बदले में इन कंट्रीज़ को हम स्किल मैन पावर दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं। भारत के जो IT प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन और सर्विस वर्कफोर्स है, वो हम इनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा जो फूड इंपोर्ट है भारत वो दे सकता है इन देशों को, उसके बदले में इंडिया को नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह मिल पाएगा बेटर तरीके से। तो ये जब साइन होगा तो अपने आप में एक वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जैसे अभी हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ में मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट साइन किया ना, कुछ इस प्रकार से एग्रीमेंट साइन होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। ये रिवीजन पॉइंटर से कुछ भी रिवाइज करना हो तो भविष्य में आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। नाउ यह है UPSC का साल 2016 का एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर। ये पूछता है कि भाई बताओ इन चारों देशों में से वो कौन सा कंट्री है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। तो वो सीधा सीधा आंसर है भाई ईरान, क्योंकि सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर, ये जो 6 के 6 देश आपको देखने को मिलेंगे ये तो मेंबर हैं, ईरान इसका मेंबर नहीं है। तो ये 2016 में UPSC ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये आपके सामने प्रश्न प्रेजेंट है, जरा इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट देना। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द प्रपोज्ड इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इसके रेफरेंस में आपके सामने 2 स्टेटमेंट है, बताना है दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भाई यहाँ पे क्या है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इसको फाइनलाइज किया जा रहा है, और इसको फाइनल करना इसका मतलब यह है कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सारी बातचीत कंप्लीट हो चुकी है भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, यानी सब कुछ बातचीत कंप्लीट हो चुकी है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ये मतलब होता है, बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला स्टेटमेंट कहता है कि भारत का जो ट्रेड एंगेजमेंट है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी इंडिया कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें इन देशों को प्रोवाइड करवाएगा और ये देश कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें हमको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बताएं दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, तब तक हम लोग आते हैं अपने अगले आर्टिकल पर, जो है बेसिकली आज का हमारा एक बहुत ही शानदार सा एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में दोस्तों हम बलूचिस्तान के इस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, भाई देखो पहले मैं आपको मैप पढ़ा देता हूँ अच्छे से, ताकि मैप अगर क्लियर हो गया ना, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो बातें बहुत आराम से, मेरी हर एक बातों को आप समझ पाओगे, ठीक है।
तो इस वाले मैप को देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपके सामने आज का पर्टिकुलर मैप, और ये है हमारा भारत, ये रहा हमारा इंडिया, हमारा पड़ोसी देश, ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान जो है ये 4 प्रोविंस में बटा हुआ है, 4 प्रोविंस में। एक प्रोविंस पाकिस्तान का यहाँ पर आप देख पाओगे पंजाब, हाँ पंजाब। क्यों? क्योंकि पंजाब का आपको पता है, पंजाब का एक हिस्सा भारत में है और एक पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में, ठीक है, जिसका मेन कैपिटल लाहौर हो गया। फिर वैसे ही यहाँ पर पंजाब के अलावा दूसरा इसका जो प्रोविंस है वो सिंध है, सिंध का मेन कैपिटल कराची हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद जो येलो वाला पोर्शन है ये है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का कैपिटल क्वेटा हो गया। क्वेटा कह रहे हो, सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि पिछले साल मार्च 2025 याद है, यहाँ से ट्रेन जा रही थी बलूचिस्तान से, क्वेटा से ट्रेन जा रही थी पेशावर तक। इस ट्रेन को बीच में ही हाईजैक कर लिया था बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के थ्रू, इनके आर्मी के थ्रू, ठीक है, और काफ़ी लोगों की जान गई थी। और अभी आप देख पाओगे बहुत सारे और भी पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी ने। और अभी कल का भी इंसिडेंट आपको पता होगा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब लाहौर हो गया, इधर इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद के पास मॉस्क में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये भी आपने देखा होगा, एक बड़ा ब्लास्ट वहाँ पे देखने को मिला। तो ऐसे इंसिडेंसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इनके बीच में एक बहुत बड़ा डिवाइड है। डिवाइड क्या है? बलूचिस्तान ना बिल्कुल पसंद नहीं करता आज के समय पर पाकिस्तान के अंडर में रहना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, जिसको BLA बोला गया है, नाम ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इसका मेन पर्पस है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद करवाना, इस पूरे रीजन को अलग करना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया ना ये 3 इसके प्रोविंस हो गए और एक प्रोविंस यहाँ पर इसका क्या हो गया, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, एक प्रोविंस ये है। तो 4 प्रोविंस पाकिस्तान के देखने को मिलेंगे। इसमें बलूचिस्तान कौन सा रीजन है? ये वाला पर्टिकुलर रीजन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज यहां से कोशिश कर रही है कि इस पर्टिकुलर रीजन को अलग किया जाए और इसी को लेकर इतने सारे बवाल हो रहे हैं, इतने इंसिडेंसेस आए हैं, आपस में भिड़ने के इंसिडेंसेस आए हैं, जहां पर पाकिस्तान की सरकार और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीच में एक बहुत बड़ा लड़ाई चलती रहती है। उसी चीज़ को इस आर्टिकल में दिखाया गया है। इस एडिटोरियल में राइटर साहब ये कहना चाहते हैं, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का एक उपाय क्या हो सकता है? उपाय है पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, आपस में बैठकर बातचीत हो सकती है। लेकिन अब क्या है, हम बातचीत ना करने के बजाय यहां पर क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे से ये भिड़ते चले जा रहे हैं गहराइयों में, जिसकी वजह से आप देख पाओगे दोनों साइड से लोग मारे जा रहे हैं। BLA ने पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया है और धीरे धीरे करके BLA अब भारी पड़ता चले जा रहा है, समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम आने वाले समय पर और एस्केलेट हो सकती है। और अभी क्या है, बलूचिस्तान में लंबे समय पर आप देख पाओगे बीच बीच में कई बार प्रोटेस्ट भी हुए हैं, जहां पे लगातार डिमांड की जा रही है, भाई पाकिस्तान से अलग करो बलूचिस्तान को। पाकिस्तान जो है लगातार बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रहा है, बलूचिस्तान के लोगों को छूट नहीं दे पा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और कोई अपनी आवाज़ उठाता है पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में तो वो इंसान गायब हो जाता है, जर्नलिस्ट गायब हो जाता है, या तो उसका फेक मर्डर कर दिया जाता है, गलत इल्ज़ाम लगा के मर्डर हो जाता है उसका। ये कुछ सिचुएशन दोस्तों आज यहां पर हो रही है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्यों, ऐसा क्यों? पहले दोस्तों आपको बलूचिस्तान के बारे में समझना होगा कि बलूचिस्तान का लोकेशन आपने मैप में तो देखा, थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ लो। बलूचिस्तान की जब बात करते हैं तो हिस्टोरिकली, जैसे 1947 में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत ये 2 अलग अलग यहां पर कंट्रीज बट गई, ठीक है। उस समय पर बलूचिस्तान भी अलग था, ठीक है। तो आप देख पाओगे बलूचिस्तान का कल्चर जो है वो बिल्कुल अलग है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान से बिल्कुल अलग। और पाकिस्तान के अंदर में जो बलूचिस्तान है ये सबसे बड़ा प्रोविंस है। 4 प्रोविंस हमने अभी पढ़े, उन चारों में से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस। आबादी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम, इस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जबकि इस एरिया के पास में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब आप समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान की ज़मीन में इतने सारे मिनरल रिसोर्सेज है, खनिज पदार्थ हैं, यहाँ पर कॉपर प्रेजेंट है। कॉपर की वैल्यू आज पता है दुनिया में क्या है, गोल्ड की वैल्यू किस तरीके से बढ़ रही है, गोल्ड इनके ज़मीन में प्रेजेंट है, कोयला है, नेचुरल गैस है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान का एक सबसे अंडर डेवलप्ड रीजन जहां पर विकास नहीं हो रहा है वो बलूचिस्तान है। अब दोस्तों क्या होता है कि भाई बलूचिस्तान के लोग इससे नाराज हैं। वो कहते हैं कि भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रही है, एजुकेशन के लिए हमारे लिए कुछ नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं बनाया, रोजगार कुछ नहीं दिया, इतना कुछ होने के बावजूद भी। तो ये सब नाराजगी दिखा रहे हैं। और आप देख पाओगे जो आज इतना बड़ा अनरेस्ट हो रहा है, मांग की जा रही है इस एरिया को अलग किया जाए, पाकिस्तान से आज़ाद किया जाए, ऐसा क्यों?
क्योंकि 1947 से 48 के बीच में जब हम बात करेंगे तो जब देश आज़ाद हो रहा था, इंडिया भी यहाँ पर आज़ाद हुआ, इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनकर आए, तो उस समय पर जो बलूचिस्तान जो पहले से सेपरेट था, किंगडम ऑफ बलूचिस्तान ने ये डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बंटवारे के बाद बलूचिस्तान ने डिसाइड किया था हम बिल्कुल अलग रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने जबरन कब्जा किया और उसको मर्ज किया, बलूचिस्तान को अपने देश के अंदर में मर्ज किया। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत। और मर्ज करने के साथ साथ अब बलूचिस्तान की जो पास पावर थी वो सारी की सारी पावर्स बलूचिस्तान की छीन ली गई। फिर उसके बाद में जो ये कह सकते हैं जो नई स्कीम के तहत बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने अपने देश में मर्ज किया था, फिर आप कह सकते हैं कि उसके बाद सिचुएशन ऐसी आई 1970 में उस स्कीम को एबॉलिश किया गया। लेकिन फिर भी दोस्तों पाकिस्तान के देश ने सारा का सारा कंट्रोल पाकिस्तान की सरकार ने अपने पास में रखा, बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिला इसके बदले में। ठीक है, तो बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आज हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज क्या जब हम इसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हमारा रीजन पॉपुलेशन वैसे ही कम है, अल्ट्रा रिच रीजन होना चाहिए था, हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए था, रोजगार लोगों के पास में होना चाहिए था, लेकिन ये सब कुछ नहीं, आज इसका ऑपोजिट है। तो ये लोग कहते हैं सबसे बड़ा इशू है इकोनॉमिक इशू, कि भाई रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोकल एरिया में लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा, पाकिस्तान यहाँ पे चाइना को बुला रहा है, चाइना का इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। तो इतना सारा मिनरल, कोल, कॉपर, नेचुरल गैस होने के बावजूद भी दोस्तों ये जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान की जीडीपी में केवल 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप इमेजिन करो, केवल 5% का कंट्रीब्यूशन। इस एरिया में गरीबी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, पुअर एजुकेशन, हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इन सब की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज बलूचिस्तान के लोगों में एक गुस्सा पैदा हो रहा है। फिर वो जब आवाज़ उठाते हैं, बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट, उनके जर्नलिस्ट, सिविलियंस आवाज़ उठाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं या उनकी फेक मर्डर, फेक एनकाउंटर हो जाता है। उसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, वो क्या है, चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड लोकल रेसिस्टेंस। मैंने आपको दिखाया, पहले भी आपको एग्जैक्टली दिखाया था, ये बलूचिस्तान जो है यहीं पर ग्वादर पोर्ट है, यहीं बगल में ईरान में इंडिया अपना चाबार पोर्ट बना रहा है ना, अभी आप पढ़कर आए हो। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना ने 40 साल के लिए पाकिस्तान से ले लिया इस पोर्ट को, इसको रेंट पर ले लिया ताकि यहाँ पर अरेबियन सी में चाइना उतर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब यहाँ पर डेवलपमेंट विकास चला तो बलूचिस्तान ने लोगों ने सोचा चलो बढ़िया है, हमको रोज़गार मिलेगा। लेकिन जब ये लोग गए यहाँ पर तो चाइना ने किसी को रोज़गार नहीं दिया। ऊपर से जो ये मछुआरे हैं यहाँ पे जो मछली पकड़ते हैं वो उसको बेचते हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, उन मछुआरों को वहाँ पर मछली पकड़ने से मना कर दिया, बंद कर दिया। आपस में इनके बीच में कई बार क्लैशेस हुए हैं, चाइनीज़ आर्मी के बीच में और बलूचिस्तान के लोगों के बीच में क्लैश हुआ है। तो इस वजह से भी ये नाराज़ हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चाइना को यहाँ पर उतार दिया है। एंटी चाइना बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं बलूचिस्तान में, और चाइना वाले अब बलूचिस्तान के राइट्स का और भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये ग्वादर पोर्ट के चक्कर में, जो ग्वादर पोर्ट बनाया है इसी के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर ये बना रहा है चाइना, कि कशगर से सीधा कनेक्ट करेगा ग्वादर पोर्ट को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को, बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। चाइना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तब भी कुछ नहीं मिल रहा, और जबकि इनके रिसोर्सेज आ रहे हैं, इनकी ज़मीन है, तो ये डिमांड कर रहे हैं भाई हमको अलग ही होना है, हमें अपना कल्याण अगर करना है तो हमको अलग होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट लगे, लेकिन वो प्रोजेक्ट केवल और केवल इस तरीके से लग रहे हैं जिससे लोकल लोगों को फ़ायदा ना हो, केवल माल निकाला जाए, यहाँ से पहुँचाया जाए, चाइना अपने पास में ले जाए, यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये कंसर्न्स, ये चिंताएं दोस्तों आज के समय पर व्यक्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो इशू है वो उठता चले आ रहा है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है ये बलूचिस्तान का इशू क्या है। और आज हमारे न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में राइटर साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर भाई इस समस्या का कोई समाधान निकालना है तो पाकिस्तान मस्ट शिफ्ट फ्रॉम कन्फ्रंट्रेशन टू द रिकन्सिलिएशन। जो ये आज भिड़ रहे हैं दोनों आपस में, इससे अच्छा यह है कि आपस में बैठकर सलाह करें, बातचीत करें और इस मामले को रिजॉल्व करें। नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी और आने वाले समय पर ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, बड़े लेवल पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भयंकर हो जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। बाकी बलूचिस्तान का हिस्टोरिकल सिचुएशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जब भी कोई हिंसा भड़कती है इस सब में, ट्रेन हाईजैक हुआ या पाकिस्तान के सोल्जर मारे गए बलूचिस्तान के थ्रू, तो पाकिस्तान क्या करता है, इंडिया पे ब्लेम कर देता है। उसकी तो ये आदत है शुरू से। इस्लामाबाद ने अभी भी यहाँ पर ब्लेम किया, अभी देखो मॉस्क में ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर भी इंडिया पे ब्लेम कर देंगे, हालांकि भारत उसको खारिज करता हुआ आता है कि हमने नहीं किया है। तो ये तुरंत
यहाँ पर हादसा हुआ नहीं, तुरंत उंगली उठा देते हैं कि हाँ इंडिया ने किया है ये। बलूचिस्तान में अनरेस्ट जो हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है। और जब कहो उनसे कि भाई अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप सबूत दिखाओ, तो कहते हैं सबूत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, कोई वेरीफिएबल एविडेंस इन्होंने शो किया नहीं है। ठीक है कि हाँ सबूत दिखा दें, ठोस सबूत दिखा दें कि हाँ इंडिया का यहाँ पर प्रेजेंस है। सबूत मांगते हैं तो कहते हैं सोशल मीडिया पे है सबूत सारा। इस तरीके से यहाँ पर इनकी हरकत है। बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, पाकिस्तान मांग रहे हैं, पाकिस्तान कश्मीर मांगता है, कश्मीर संभालेंगे। अपने रीजन के अंदर में स्टेबलाइजेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। ठीक है, आप देख पाओगे अभी रिसेंटली जो कैजुअलिटीज़ हुई थी, मैंने आपको बताया ना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थ्रू एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में। 31 जनवरी की बात है, 30 सिविलियन की जान गई, 18 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए इस पूरे हादसे के अंदर में। 150 से ज़्यादा बलोच फाइटर मारे गए हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री का कहना है कि हमने जब इनको मारा तो हमने 150 से ज़्यादा बलोच मार दिए। तो ऐसा यहाँ पर दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे करके आग पकड़ रहा है, आपस में ये भिड़ रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड होता चले जा रहा है। मार्च 2025 में भी हमने देखा था, जो जफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन है इसको हाईजैक किया था। जो मैंने आपको बताया कि वो ट्रेन क्वेटा से सीधा जा रही थी पेशावर। इसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्लेम करती है कि हमने यहाँ पर इसको पकड़ा है, इस ट्रेन को हाईजैक किया है, और काफ़ी लोगों की उसमें भी जान गई थी, उस समय पर भी अटैक हुआ था। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में इतना ही है, और आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज़ अगर ऐसा लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिल रही है इन सेशन के अंदर में, अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर से मेंशन करा करें। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अपने साथ में चैनल पे जुड़े हैं, मेक श्योर करें चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे ये न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा अर्ली मॉर्निंग में ही आपको ये सेशन डेली बेसिस पे मिलता रहे। मॉर्निंग में लगभग 8 बजे, 8 नहीं तो 8:30 बजे तक आपको ये सेशन मिल जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। बाकी मेक श्योर करना चैनल पे लाइक का बटन है उसको प्रेस करना, और अपने फीडबैक ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे आपको लेक्चर के अंदर में, उन क्वेश्चन के आंसर भी आप सभी लोगों ने देने हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।